कमलनाथ की क्या नीति, पीके से मिलने के बाद डिनर डिप्लोमेसी, कांग्रेस की नैया पार लगाएंगे पीके, रिफॉर्म की ओर ग्रैंड ओल्ड पार्टी। सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस क्या अपने रिवाइवल की ओर बढ़ चली है? यह सवाल इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने अपने 18 घंटे के प्रेजेंटेशन में कांग्रेस में जान फूंकने के लिए कई सुझाव दिए हैं। दिल्ली में कांग्रेस आला कमान ने शायद पहली बार नेहरू गांधी परंपरा से हटकर किसी की बात इतने ध्यान से सुनी होगी और कमलनाथ को कांग्रेस के इस रिवाइवल मूवमेंट का अहम किरदार माना जा रहा है। जाहिर है एमपी पीके का पहला टारगेट हो सकता है। शायद इसलिए कमलनाथ ने पीके से मिलने के तुरंत बाद प्रदेश कांग्रेस नेताओं को डिनर पर बुलाया है। दरअसल दोनों राजनेताओं के काम करने का स्टाइल करीब करीब एक जैसा ही है। दोनों ही नेता हर काम को कॉर्पोरेट शैली में करना चाहते हैं। शायद यही वजह है कि 2023 के लिए पीके ने मध्य प्रदेश को चुना और यहीं से वो कांग्रेस को फिर से रिफॉर्म करने की तैयारी में है। कांग्रेस की पार्टी की बैठक छोटी हो या बड़ी हो, सब बैठक महत्वपूर्ण होती हैं। 2018 चुनाव के तुरंत बाद से 2023 की जमावट शुरू हो जाती है धीरे धीरे, और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा वो थोड़ा जमावट और तेज होगी और कार्यक्रम होंगे और बैठकें होंगी। भले ही कमलनाथ डिनर डिप्लोमेसी के जरिए गिले शिकवे मिटाने का प्रयास कर रहे हों या फिर वो ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हों कि कांग्रेस में एकजुटता है, लेकिन सवाल है कि आखिर क्यों सबसे पुरानी पार्टी को प्रशांत किशोर की जरूरत पड़ी। हालांकि बीजेपी ने कमलनाथ की डिनर पार्टी और पीके के साथ मीटिंग पर तंज कसा है। आज इस देश के अंदर जिस प्रकार से गरीबों का जीवन बदल रहा है, हम तो उस धारा में काम कर रहे हैं। इसलिए पीके क्या करेंगे या डिनर डिप्लोमेसी या लंच डिप्लोमेसी क्या करेगी, वो डिप्लोमेसियाँ करें, अच्छी बात है, हमें इससे कोई बहुत असर पड़ने वाला नहीं है। पीके आए हैं तो इस बार कांग्रेस को लिटा के जाएंगे। अब जहाँ तक कमलनाथ की बात है तो उनके बारे में मैं क्या कहूँ, बुजुर्ग हैं, पर जो जनता से नहीं सीखे अब उन्हें सिखाएंगे पीके। उसको इसीलिए तो आज बैठक बुलाई है, उनसे जो सीख के आए हैं वो बताएंगे। कमलनाथ का काम करने का प्रोफेशनल तरीका है और अब वो मध्य प्रदेश से दिल्ली तक पार्टी को मजबूत करने और सभी नेताओं को साथ लेकर 2023 और 24 की तैयारियां कर रहे हैं। इधर बीजेपी भी 2023 की तैयारियों को गंभीरता से ले रही है। बीजेपी दफ्तर में अमित शाह के दौरे को लेकर रूपरेखा तैयार हो चुकी है। हालांकि अब देखना होगा कि कमलनाथ का कॉर्पोरेट कल्चर सफल होगा या फिर बीजेपी की रणनीति। द्विवेदी, और आज का हमारा मुद्दा है कांग्रेस की पीके पॉलिटिक्स। ये सबसे बड़ा सवाल है कि पीके पॉलिटिक्स क्या कांग्रेस को बदलेगी, और डिनर डिप्लोमेसी की भी बात हो रही है। और जिस तरह से तमाम चीज़ें आगे बढ़ रही हैं वो अपने भीतर कई सवाल भी पैदा करती हैं, कई प्रश्न भी खड़े करती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि 135 साल पुरानी पार्टी को एक ऐसे रिफॉर्मिस्ट, सो कॉल्ड इलेक्शन रिफॉर्मिस्ट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्या इसका मतलब है कि वो महसूस कर रही है कि नेहरू गांधी परिवार के करिश्मे के सहारे और भरोसे बहुत लंबे समय तक नहीं चला जा सकता है? दूसरा, इसके साथ ही आपको नए तौर तरीके चुनाव प्रबंधन के, मैनेजमेंट के अपनाने पड़ेंगे, क्योंकि इसके बिना भी आगे गाड़ी का चलना बहुत मुश्किल है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से चुनाव जीतने की एक मशीन के तौर पर स्वयं को बदलती जा रही है, और इसमें पीके का भी आरंभिक समय में 2014 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी ने इस्तेमाल किया और उसके बाद खुद सीखते हुए इतनी तेज़ी से आगे बढ़ी कि आज हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का चैलेंज बहुत बड़ा हो गया। आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हैं उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आशीष अग्रवाल जी, प्रवक्ता हैं, युवा नेता हैं बीजेपी के, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जय नागड़ा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। और शुरुआती टिप्पणी जय नागड़ा जी से लेकर कांग्रेस के साथी जैसे ही जुड़ेंगे तो उनसे हम बात करेंगे। जय जी, आप किस तरह देखते हैं इस पूरे मसले को? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पीके का आना और कांग्रेस के मध्य प्रदेश के नेताओं को लेकर कमलनाथ जी का बैठना, मैं ये नहीं कह रहा कि दोनों में कोई संयोग है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि कमलनाथ जी भी ये समझ रहे हैं कि सबको साथ लेके चलना है
और हो सकता है दिल्ली में जिस तरह तूफानी प्रेजेंटेशन पीके के चल रहे हैं उसका एक अहम मंत्र ये हो, किस तरह देखते हैं आप? शरद जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस अब ये महसूस करने लगी है या इस बात को मान चुकी है कि चुनाव जो है मैनेजमेंट से जीते जाते हैं, और कहीं ना कहीं उसके आम आदमी से जो पकड़ है वो ढीली हुई है। अब चुनाव कैसे जीते, किस तरह से जीते, मुझे लगता है कि पूरी रणनीति इंपॉर्टेंट हो गई है, और कहीं ना कहीं उसके कार्यकर्ता हाशिए पे आ गए हैं, संगठन हाशिए पे आ गया है। आप जिलों में आपका एक संगठन का ढांचा नहीं बन पा रहा है, और आप एक हवाई तरीके से, मेरे को लगता है कि चुनाव जीतने की यदि ये प्लानिंग कर रहे हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि टेक्नोलॉजी का अपना महत्व होता है, और बीजेपी ने इसे बहुत सीखा है। मैं आज ही मेरी एक बीजेपी के जिलाध्यक्ष से बात हो रही थी, मुझे शाम को 6 बजे उन्होंने कहा कि भी पार्टी का मीटिंग है, मुझे उसको अटेंड करना है। तो बकायदा वहां पर हर काम को उन्होंने बहुत सिस्टमेटिक कर दिया है, टेक्नोलॉजी को अपनाया है, लेकिन उन्होंने अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत रखा है और वही काम कर रहा है। आज दिक्कत यह है कि आप टेक्नोलॉजी को पूरा अपना लें, लेकिन आपका निचले स्तर पर संगठन जो है वो यदि छिन्न भिन्न है तो आप कैसे काम कर पाएंगे जी। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि आप रणनीति बनाए, अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, वो भी अच्छी बात है, लेकिन आपको पैरेलल आपको संगठन का जो ढांचा है, जो पूरी तरह से जिस पर कभी कोई ध्यान ही नहीं दिया गया, उस पर भी ध्यान रखना उतना ही महत्वपूर्ण है। कितनी जिला इकाइयां हैं जिनके अध्यक्ष नहीं है, इनकी कई छोटी इकाइयां हैं जिन पर कोई, तो मुझे लगता है कि ये बहुत सारी चीजें हैं जिन पर कांग्रेस को ध्यान देने की जरूरत है। जी, ध्यान देने की तो बहुत सारी चीज़ें हैं जय जी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि आप रातों रात किसी बड़े परिवर्तन की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। एक लंबी प्रक्रिया है, आपको लेकर आगे बढ़ना पड़ता है। आज हम लोग अपनी जैकेट ही संवार रहे हैं, मिथुन जी भी उसको लेकर कॉन्शियस हैं, और मेरी जैकेट का तो एक बटन टूट गया तो मेरी मजबूरी थी, और कैमरे ने तुरंत पकड़ लिया। हमारे पीसीआर के साथी बहुत अलर्ट थे उस समय, तो वो जो है मामला पकड़ा गया कि आप अपनी जैकेट का बटन ठीक करें। देखिए, सच्चाई बतानी चाहिए सर, उजागर होनी चाहिए, नहीं तो कई सवाल उधर बैठे लोगों के मन में रह जाते हैं। मिथुन जी, बड़ा सवाल ये है कि एक दिन में चीज़ें चेंज नहीं हो सकती, वो बदलेंगी तो उनमें समय लगेगा, और उस बदलाव को, उस परिवर्तन को अपने भीतर समेटने में भी काफ़ी वक्त लग जाता है। आप आखिर पीके के पास गए हैं तो हम ये भी माने कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ये मान रही है कि अब परिवर्तन के लिए आपको उन उपकरणों का या टूल्स का सहारा तो लेना ही पड़ेगा जिनसे अब तक आप कहीं ना कहीं शायद हिचक रहे थे। तभी इतना लंबा चौड़ा प्रेजेंटेशन, और सब बहुत गंभीरता से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। जी शरद जी, क्या है कि जब नेहरू जैकेट आउट ऑफ फैशन देश में चली जाए तो उसको संवारने की आवश्यकता पड़ती है। कांग्रेस पार्टी का हमेशा ये प्रयास रहा है कि जो विभिन्न आवाज़ें हैं उनको लाया जाए सिस्टम में, और यदि आज हम कमज़ोर हैं तो हमने इस बात का पहले से कह करके रखा है, लगातार 2 लोकसभा चुनाव हारने के बाद हम एक कमज़ोर स्थिति में रहे, और आज जनता के बीच जो गुस्सा है, जनता के बीच विभिन्न विषयों को लेकर के जो आक्रोश है, उस आक्रोश को हमें मटेरियलाइज करने की आवश्यकता है। न केवल वोट प्रतिशत में 12 करोड़ वोट हम लोगों को मिले, भारतीय जनता पार्टी को 20 करोड़ वोट मिले, 8 करोड़ वोट का डिफरेंस रहा, लेकिन जो सीटों की हमारी संख्या आई उससे भारतीय जनता पार्टी को ये कहने का अवसर मिल जाता है कि कांग्रेस तो मड़ासन्न हो गई है, हमने कांग्रेस मुक्त भारत बना दिया है। तो इसको लेकर के यदि किसी के पास भी कोई विचार हैं, वो यदि पार्टी से जुड़ना चाहें, पार्टी के साथ आकर के काम करना चाहें, तो पार्टी उनसे इस बारे में फीडबैक ले रही है। उनकी पीके जी की जो आप जिक्र कर रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं, अधिकृत तौर पर क्या होता है ये देखना बाकी है। लेकिन क्योंकि जनता एक विकल्प के तौर पे कांग्रेस पार्टी को देखती है, और वो पीके जी जो स्वयं भी भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं, आज भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि आज वो कांग्रेस के साथ करीबी होना चाहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी उनका उपहास कर रही है। ठीक है, समय समय की बात है। और जो शुरुआत में आपने बात कही कि हम लोग इतने साल पुरानी पार्टी हैं, बिल्कुल ठीक बात है, भारतीय जनता पार्टी भी दशकों पुरानी पार्टी है, लेकिन आज समय की बात है, आज के समय की मांग क्या है। यदि आज के समय का व्यक्ति विभिन्न माध्यमों के आधार पर यदि
इम्प्रेस होता है किसी चीज़ से, तो कांग्रेस पार्टी को उसमें पीछे नहीं रहना होगा। हमें भी वो सारी चीज़ें अपने अंदर लानी होगी। शायद भारतीय जनता पार्टी की वो पब्लिसिटी की राजनीति है, उस पर भी विचार करना होगा कि इतना कुछ इस देश को देने के बाद, इतने संस्थान बनाने के बाद, उन संस्थानों को जब बेचा जा रहा है तो हमें जनता को कैसे जागरूक करना है कि जो बेचा जा रहा है वो बनाया हुआ कांग्रेस का, और भारतीय जनता पार्टी के पास नाम बदलो योजना के अलावा कुछ है नहीं। कैसे आज के यूथ को अपने तरफ अट्रैक्ट करना है, यूथ के अंदर जो बेरोजगारी को लेकर के गुस्सा है, और भारतीय जनता पार्टी को उन झूठों को एक्सपोज करना है जो समय समय पर भाजपा के नेता बोलते हैं। तो उन झूठों को एक्सपोज करने के लिए जितने लोग हमारे साथ में आएंगे उनको भूमिका दी जाएगी, उनको जिम्मेदारी दी जाएगी, और जो लोग जुड़ना चाहते हैं उनके माध्यम से वो लोग भी जुड़ें, ताकि इसका फल आने वाले लोकसभा चुनाव में हमें मिले, ताकि इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन और इंस्टीट्यूशन दोनों पर जो प्रहार किए जा रहे हैं, जिनको रोकने की हमारी आज की जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को फलीभूत किया जा सके। आशीष जी, सुनी बात आपने मिथुन जी की, और कॉन्स्टिट्यूशन, इंस्टीट्यूशन, और अब तो मुद्दे भी पीके साहब की तरफ से चयनित होंगे, चुने जाएंगे, वो भी अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। और पीके से आपका भी परिचय कोई नया नहीं है, आप भी समझते हैं, अच्छे तरीके से जानते हैं, और बाद में आपने खुद अपना एक इंस्टीट्यूशन डेवलप किया पीके जी की आरंभिक तौर पर सेवाएं लेने के बाद। बहरहाल आप किस तरह देखते हैं, एक तरफ प्रशांत किशोर, दूसरी तरफ कमलनाथ जी अब मध्य प्रदेश के अपनी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं को साध कर डिनर पर भी बात कर रहे हैं, चर्चाएं भी निरंतर दिख रही हैं, सुरेश पचौरी जी भी अब मुख्यधारा की राजनीति में दिख रहे हैं, क्या कहेंगे आप? जी आशीष जी। जी आशीष जी। देखिए, सबसे पहले तो भारतीय लोकतंत्र में कोई चुनाव पी के नहीं जिता सकते, अपितु जनता के लिए जी के ही जिताया जा सकता है। और इस विषय में कांग्रेस नील बटे सन्नाटा है, सिफर है, अभी भी कोई प्रयास नहीं। ये जो प्रयास जितने भी आप देख रहे हैं, अगर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बैठते हैं तो कोई कन्या पूजन करके कोई राजनीतिक आयोजन नहीं करते, अपने बंद कमरे में अपनी एक चर्चा करते हैं जिसका जनता पे कोई प्रभाव नहीं होने वाला। प्रशांत किशोर जी ने अभी कई इंटरव्यू दिए, उसमें जब प्रश्न आता है कि क्या वो चुनाव जिता सकते हैं, तो स्पष्ट कहते हैं मैं कोई चुनाव नहीं जिता सकता, बस चुनाव जीतने की रणनीति बनाता हूं, बाकी तो पार्टी के कार्यकर्ता और जो जनप्रतिनिधि होता है जिसके नाम पर वोट मिलते हैं वही मिलता है। तो पीके अगर आएंगे तो मध्य प्रदेश को कैसे रिवाइव करेंगे? मध्य प्रदेश में 15 महीने की काली कमलनाथ सरकार और उसकी अलोकप्रियता, मध्य प्रदेश में इन बुजुर्ग कांग्रेसी नेताओं को ढोने का एक जो सिलसिला है वो चलेगा, और जैसे ही दिग्विजय सिंह जी, राहुल जी और अरुण यादव, इन सबके समर्थकों और इन खुद के टिकट कटेंगे तो पीके क्या कर पाएंगे? और पीके का पहले का कांग्रेस का अनुभव हमें उत्तर प्रदेश से निकालना चाहिए। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी और अखिलेश जी को लेके उन्होंने जो साइकिल दौड़ाई थी वो बीच में ही पंचर हो गई थी, जिसके बाद से स्वयं लोग और राजनीतिक विश्लेषक कहने लगे थे कि चुनाव मैथमेटिक्स से नहीं, गणितों से नहीं, अपितु जनता से किए गए कामों की केमिस्ट्री से जीते जाते हैं। तो मूल विषय ये है कि जनता में गायब होने पर, जनता के विषयों को उठाने के अभाव में और अपनी अलोकप्रिय और काली सरकारों के बैगेज को लेके कोई पीके या एमके आ जाए वो कांग्रेस का भला नहीं कर सकता। जब तक कांग्रेस में गांधी परिवार का ये नाकारापन है, जब तक कांग्रेस में संगठन को सर्वोपरि नहीं मानने का ये जो प्रवृत्ति है और जनता से दूरी बनाने का एक जो संस्कार है, ये तीनों रहेंगे, तब तक कांग्रेस की वैतरणी कोई पार नहीं कर पाएगा। जय जी, आरोप बीजेपी का ये भी है कि नेहरू गांधी परिवार जो है उसी की वजह से कांग्रेस और पीछे चली गई है। कांग्रेस में भी नेताओं का एक समूह शायद ये मानता है कि लीडरशिप बदलने का वक्त है और आप और योग्य नेताओं पर भी विचार करें। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि योग्यता किसी परिवार तक सिमट कर रह जाए या किसी व्यक्ति विशेष तक सिमट कर रह जाए, और कांग्रेस में भी नेहरू गांधी परिवार जरूरी जितना नहीं है उतना मजबूरी है, क्योंकि कांग्रेस में एक इनफाइट की आशंका हमेशा बनी रहती है अगर नेहरू गांधी परिवार से इतर कोई सदस्य आता है, चाहे वो सीताराम केसरी हों या नरसिम्हा राव जी हों। उस दौर की कांग्रेस एक अलग कांग्रेस थी जिसमें छिपा छिपा संतोष नरसिम्हा राव जी और सीताराम केसरी जी के प्रति बराबर नजर आया है। आप क्या देखते हैं कि ये अगर पीके का सबसे महत्वपूर्ण, मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ये अनुमान लगा रहा हूँ, सबसे महत्वपूर्ण सजेशन
और कड़वा सजेशन। जैसा कहा जाता है कि मित्र, वैद्य, सलाहकार अगर राजदंड के भय से सत्य नहीं बोलेंगे तो फिर कठिनाई है उत्थान में। तो क्या पीके यही सबसे पहली सलाह देंगे कि आप नेहरू गांधी परिवार से, और अगर देते हैं ऐसी सलाह तो क्या कांग्रेस में ये मान्य हो सकती है? नहीं, मुझे लगता है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि यदि गांधी परिवार, नेहरू परिवार जो है वो कांग्रेस का चेहरा है। लेकिन एक बात हम ये भी क्या भूल जाते हैं कि यही कांग्रेस, यही नेहरू गांधी परिवार था जिन्होंने मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री का मौका दिया। तो हम असल में ये बात भी सच है कि विपक्ष जो है या जो गैर कांग्रेस है वो सीधे टारगेट हमेशा नेहरू गांधी परिवार पे किया करता है, और उसकी एक बड़ी भूमिका इस संगठन को खड़ा करने में रही है, इससे इनकार नहीं है। और ये बात भी सही है कि अटल जी की सरकार के बाद सोनिया जी ही चेहरा थी बन करके उभरी, और जो कांग्रेस में एक शून्यता आई थी उसको खड़ा करने में भी उनकी भूमिका रही है। तो हम ये चीजों को, कांग्रेस के कंट्रीब्यूशन को, ये बात भी सच है कि समय की नब्ज को गांधी परिवार पकड़ पाने में शायद असमर्थ रहा है। दूसरा, संगठनात्मक ढांचा जो पूरी तरह तहस नहस हो गया उसको भी दुरुस्त कर पाने में अभी कोई प्रयास नहीं हुए। और मेरे को आज अच्छी बात ये लगी कि मिथुन जी के, मैं आज बात सुन रहा था, पहली बार किसी कांग्रेस नेता से मैंने ये सुना कि जब उन्हें कमी महसूस हुई और स्वीकार करा कि हम कमियां हैं और उसको दूर करना पड़ेगा। लेकिन इसके पहले कम से कम उस कमियों को स्वीकार करने की ही बात नहीं होती थी। तो अच्छी बात यह है कि कम से कम आप बीमारी यदि महसूस कर रहे हैं, उसका इलाज की सोच रहे हैं, तो शायद दवाइयां कुछ असर करें। इसके पहले आप कभी बीमारियों को मानते ही नहीं थे। तो अच्छी बात है कि यदि प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये भी बात महत्वपूर्ण है कि जैसे मेरी आशीष जी बात कर रहे थे कि आप ये सारा प्रयोग करने के लिए आपके पास कार्यकर्ता की ही फौज की जरूरत होगी, जो बीजेपी के पास बहुत स्ट्रांग है। तो आप अपनी कार्य योजना जरूर बना सकते हैं, लेकिन एग्जीक्यूट करने के लिए जो आपको कार्यकर्ता चाहिए उसको तो आपको मैदानी तौर पर ही तैयार करना पड़ेगा। जी मिथुन जी, तो ये दोनों जी कोशिश है। बिल्कुल जी, जी, बिल्कुल। मिथुन जी, ये बड़ा सवाल है। पहले तो सही बात है कि आपने ये माना तो कि आप बीमार हैं, क्योंकि कोई ये स्वीकार करेगा कि मैं बीमार हूं तभी उपचार शुरू होगा। अगर वो यही कहेगा मैं तो स्वस्थ हूं, तो चाहे पीके आ जाएं, चाहे कोई और बड़ा चिकित्सक आ जाए, अगर हम उनको चिकित्सक के तौर पर ही मानें, और कोई भी बाहर से अगर व्यक्ति आकर हमें ये बताता है, चाहे वो हमारा परिवार हो या पार्टी संगठन हो, तो हम ये मानते हैं कि अब कुछ बेहतर करने की, तो इसके लिए तो निश्चित तौर पर कांग्रेस ने एक अच्छा कदम उठाया है। हम ये भी सुन रहे हैं कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जिस तरह कांग्रेस की स्थिति है उसको लेकर एक परसेप्शन ये भी है कि वहाँ कांग्रेस मजबूत है। मध्य प्रदेश में आपको फोकस करना है और ताकत के साथ। तो हम ये भी सुन रहे हैं कि पीके साहब की शुरुआत जो होने जा रही है, होने वाली है, उसका आगाज़ वो मध्य प्रदेश से करेंगे। देखिए, इस बारे में अधिकृत अभी कोई पुष्टि तो नहीं है, और ये भी पुष्टि नहीं हुई कि पीके जी को, जैसे कि हमारे मित्र आशीष जी कह रहे थे, उनको चुनाव जितवाने के लिए नहीं लाया जा रहा। आशीष जी, हम चुनाव तो जीत रहे हैं, लेकिन हमारी मार्जिन जो है, डिफरेंस ऑफ विनिंग जो है, उसको कैसे बढ़ाया जाए, जनता के बीच जो आक्रोश है उसको कैसे परिवर्तित किया जाए, उसके लिए उनको लाया जा रहा है। हमारे आदरणीय पत्रकार साथी ने जो बात कही उनका पूरा आदर करते हुए मैं ये कहूँगा, ये पहली बार मैंने नहीं कहा। जब मेरी पार्टी हारी 2014 और 2019 में, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने सामने आकर के इस बात को स्वीकार किया कि जनता की हमसे जो अपेक्षाएं थी उनको हम पूरा नहीं कर पाए हैं, और जनता के फीडबैक के आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे, और उसकी प्रोसेस का ये एक हिस्सा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी जो है क्रियाक्रम को कार्यक्रम बना देती है और अभिनय को अभियान बना देती है। तो ये जो आज जो पैकेजिंग की राजनीति हो रही है, ये जो आज जो पब्लिसिटी की राजनीति हो रही है, इस राजनीति के जो एल्गोरिदम है उसको तोड़ने के लिए हमें जितने भी प्रयास करने होंगे, और पीके जी हो चाहे कोई भी सामान्य कार्यकर्ता हो, जितने भी लोग हमारे पास आएंगे जो इस सरकार के निकम्मेपन को एक्सपोज करने में हमारी मदद करेंगे, उन सबको हम लोग लेंगे। बात दरअसल ये है कि वो पीके जो भारतीय जनता पार्टी के लिए स्ट्रैटेजी
स्ट्रैटेजिस्ट हुआ करते थे 2014 में, जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया तो वो पीके भी हो गए, खाके भी हो गए, वो मजाक के पात्र भी हो गए, वो प्रतिभाशाली नहीं रहे क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। तो कोई व्यक्ति हमारे पास आना चाहता है, उनकी क्या भूमिका होगी आने वाले समय में देखा जाएगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान, क्या राज्यों के लिए भी उनकी सलाह ली जाएगी, क्या केंद्रीय स्तर के लिए चुनाव लिया जाएगा, कौन सी उनको जिम्मेदारी दी जाएगी, अधिकृत रूप से अभी तक इन बातों का आना जो है वो बाकी है। लेकिन एक बात मैं ये आपको जरूर अश्योर करना चाहता हूं कि इस सरकार के खिलाफ जितने भी लोग सामने आना चाहते हैं, पीके हों और बाकी जो लोग हैं, सबकी मुखर आवाज एक वाइब्रेंट तरीके से आज सामने आ रही है और सब लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। पीके जी के पास अन्य भी विकल्प थे, राष्ट्रीय विकल्प थे, तीसरे चौथे नंबर के थे, लेकिन वो भी कांग्रेस को एक वायबल ऑप्शन समझते हैं। और ये तथ्य जो हैं, आंकड़े जो हैं, वो भी इस बात को पुष्ट करते हैं और जनता का जो रुख है वो भी इस बात को पुष्ट करता है कि सभी लोग टकटकी लगा के उम्मीद भरी निगाह से कांग्रेस पार्टी को अगले चुनावों के लिए एक मजबूत विकल्प के रूप में देख रहे हैं। आशीष जी, क्या पीके से नाराजगी, तथाकथित नाराजगी की वजह यही है कि वो आपके साथ जुड़े रहे और अच्छा प्लान उन्होंने दिया, अच्छे स्लोगन्स दिए, अच्छे दिन आने वाले हैं, ये स्लोगन आज भी लोगों के मुंह पे रहता है, लेकिन अब वो कांग्रेस के साथ जा रहे हैं, इसलिए वो तमाम प्रकार के विशेषण आपके नेता पीके के साथ जोड़ रहे हैं? क्या जवाब है आपके पास इसका? जी जी। देखिए, वो सब जितने भी विश्लेषण हैं वो सब हास परिहास का विषय है। बाकी वो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट हैं, वो कॉमर्शियल व्यक्ति हैं, अपनी कंसल्टेंसी वो किसी को भी देने के लिए स्वतंत्र है। भारतीय जनता पार्टी की अपनी आंतरिक योग्यताएं हैं, इंटरनल कॉम्पिटेंसी है, और इंटरनल कॉम्पिटेंसी की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी ने बिना किसी पीके के बावजूद 2019 का चुनाव जीता और उसके बाद लगातार राज्यों के चुनाव जीत रही है। अब पिछले जो 5 अभी राज्यों के चुनाव हुए उसमें कौन पीके था? तो पीके तो सिर्फ एक माध्यम थे, बाकी भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ता, बूथ समिति का अध्यक्ष, बूथ समिति के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की जनहितकारी योजनाओं को जनता तक ले जाते हैं और जिसका परिणाम चुनावों में मिलता है। देखिए, जय नागड़ा जी की 2 बातों पे मैं संक्षिप्त टिप्पणी कहूंगा। सबसे पहले तो मनमोहन सिंह को सोनिया गांधी जी ने कोई अपनी दरिया दिली के कारण नहीं बनाया था। वो पूरा देश जानता है कि किस तरीके से पर्दे से के पीछे रहकर उनको शासन चलाना था, अपनी साख को भी बचाना था और भ्रष्टाचार भी करना था। अगर ऐसा होता तो प्रणब मुखर्जी जैसा एक नेता प्रधानमंत्री बनने से चूकता नहीं। दूसरी बात, मिथुन जी का बहुत आदर करता हूं, ऐसा नहीं है मिथुन जी पहली बार स्वीकार रहे हैं कि कांग्रेस की कमियां हैं। वो G23 के नेता क्या कर रहे हैं नागड़ा जी? वो तो खुल के चिल्ला रहे हैं कि कांग्रेस को घर की पार्टी नहीं सबकी पार्टी बनना चाहिए। उन्होंने तो मोर्चा खोल के बैठा है। पर ये सुनने वाला कौन है? ये सुनने वाला है गांधी परिवार, नकली गांधी परिवार। और ये जो पीके प्रेजेंटेशन दे रहे हैं वो किसको दे रहे हैं? राहुल गांधी, सोनिया गांधी को। और सोनिया गांधी जी का मंतव्य क्या है कि राहुल गांधी कैसे भी अगली बार प्रधानमंत्री बन जाए। तो एक तो ये आप विकल्प हटा ही दें कि गांधी परिवार होगा या नहीं होगा उस ऑप्शन में, वो तो होना ही है। अब पीके क्या करेंगे? प्लान बनाएंगे मध्य प्रदेश में, और प्लान को एग्जीक्यूट कौन करेगा? दिग्विजय सिंह जी। तो दिग्विजय सिंह जी जाएंगे, जगह जगह पाकिस्तान जिंदाबाद के जो नारे लगाएंगे उनके समर्थन में खड़े होंगे। वो झूठी पिक्चर डालेंगे बिहार की और मध्य प्रदेश में धार्मिक सौहार्द के साथ खिलवाड़ करेंगे कमलनाथ। और दूसरा उद्देश्य उनका क्या है कि जयवर्धन सिंह एक दिन इस मध्य प्रदेश के मुखिया हो कांग्रेस के। फिर दूसरे एग्जीक्यूशन में कौन होंगे? कमलनाथ। वो नकुलनाथ के लिए पूरा अपना एग्जीक्यूशन करेंगे। अरुण यादव इन दोनों को धता बताने के लिए करेंगे। तो कुल मिलाके वो जो प्लान बनेगा, उस प्लान के शुरू से लेके अंत तक जो उसकी खामियां होंगी वही उस प्लान को अपने आप में फेल करने के लिए सहायक होगा। 30 सेकंड में बात। भारतीय जनता पार्टी की ये जो हिपोक्रेसी है उसी को तो एक्सपोज करना है। गांधी परिवार नकली गांधी होता, उसी से मेनका गांधी आ जाती हैं तो केंद्रीय मंत्री बना देते हैं। पीके जी आज बहुत रेलेवेंट नहीं रहे, जब इनकी पार्टी में थे तो बहुत बड़े नेता हुआ करते थे। G23 में जो लोग हैं वो लोग क्रिटिसिज्म कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो उनको MLC बना दिया जाता है। वाह सर वाह, क्या कमाल के स्टैंडर्ड्स हैं आपके। इन्हीं स्टैंडर्ड्स के साथ आप जनता के साथ जाइए, हम भी साथ में जाएंगे। और मध्य प्रदेश की वो राजनीति जिसमें हर नेता मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहा है, वो आपके भारतीय जनता पार्टी के मजबूत नेता JP नड्डा जी, जिनके नेतृत्व के अंदर मोदी जी और अमित शाह जी कार्य कर रहे हैं, इन सब बातों के साथ आप जनता को कन्विंस करते रहिए, हम भी अपना काम करते रहेंगे। जय जी, बहुत कम वक्त है मेरे पास। उत्तर प्रदेश के पिछले चुनाव में, इस चुनाव में नहीं, 2022 के पहले जो चुनाव हुआ उसमें भी पीके कांग्रेस के साथ थे
और उन्होंने एक खटिया पंचायत नाम का एक विकल्प दिया था, लेकिन वो चला नहीं। और उस समय जिस तरह अभी बीजेपी मजाक बना रही है, ये बात कही गई कि कांग्रेस की खटिया खड़ी हो गई वहाँ पीके साहब के कैंपेन को लेकर। बात वही होती है कि आपका कार्यकर्ता अगर मजबूत होता है, हालांकि अभी 2024 में भी वक्त है और पीके का मुख्य जो जिम्मा माना जा रहा है वो 2024 होगा, तो पीके अगर अब एक कांग्रेस के नेता के तौर पर होंगे तो स्ट्रैटेजिस्ट तो वो होंगे ही होंगे, लेकिन वो कांग्रेस से जुड़े हुए एक नेता भी होंगे। तो ये दोनों भूमिकाएं कार्यकर्ताओं पर फोकस, यानी इस बार मामला दिल का होगा, बाहर से खड़े हुए प्रोफेशनल का नहीं होगा। जी शरद जी, मुझे एक जो बड़ी चिंता लगती है कि ये कांग्रेस और बीजेपी या सभी पार्टियों की बात करें, क्या ये पार्टियां हमारी कंपनियों की तरह व्यवहार नहीं कर रही है? कंपनियों को कंसल्टेंसी की जरूरत पड़ती है कि कैसे हम अपना प्रॉफिट बढ़ाएं। तो क्या ये सारा केवल अपने लाभ के लिए हम लोग काम करने लगे हैं? विचारधारा सब एक हाशिए पे आ गई है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पार्टियों को ये सोचना पड़ेगा कि वो कंपनियों की तरह व्यवहार कर रही हैं, हम अपने लाभ हानि के लिए काम कर रहे हैं या अपनी विचारधारा को लेकर काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आज चुनाव एक स्ट्रेटेजी के साथ हो सकता है जीत जाए, लेकिन बात यह है कि वो विचारधारा कहाँ जाएगी। बिल्कुल, कम वक्त है मेरे पास जय जी। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, संक्षेप में आप अपना कंक्लूड कर लें, बस 10 सेकंड में, 15 सेकंड में। जी हाँ, मुझे बस लगता है कि ठीक है, चुनाव जीतना अपनी जगह है, लेकिन बात यह है कि जिस विचारधारा को लेकर के ये सारे मुद्दे हैं, बीजेपी की अपनी विचारधारा है, कांग्रेस की अपनी विचारधारा, लेकिन अब चुनाव जीतना ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। गेम केन प्रकारेण, जैसे दोनों प्रवक्ताओं ने कहा। तो मुझे लगता है ये चिंताजनक है चुनाव जीतना, लेकिन उसके साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अगर आप पीके को लेकर आ रहे हैं तो पीके को लेकर आ रहे हैं तो न सिर्फ उनको एक फ्री हैंड मिले, बल्कि उनके सुझाए गए व्यवहारों को आप एक अच्छे, जैसे एक चिकित्सक एक प्रिस्क्राइब्ड आपको अपना प्रिस्क्रिप्शन देता है, आपको उसको अडॉप्ट करना होता है। अगर आप वो दवाएं, वो औषधियाँ, सलाह समय पर नहीं लेते हैं तो आपका आगे बढ़ना कठिन होता है। पीके को लेकर अगर कांग्रेस भी द्वंद्व में घिरेगी कि क्यों ले आए बाहर से, क्या करेंगे ये हम पहले ही जानते हैं, ये चीज़ें तो हमें भी सब मालूम है, तो आप द्वंद्व में घिरेंगे। कई बार ऐसा होता है कि आपको इस हिसाब से चलना पड़ता है जैसा आपको बाहर से देखने वाला एक तटस्थ जो ऑब्जर्वर होता है वो सलाह देता है, क्योंकि वो उस समय तक आपका हिस्सा नहीं होता, वो एक कंसल्टेंट होता है और कंसल्टेंट आप में डूब नहीं जाता आपकी तरह, क्योंकि आप अपनी समस्याओं को लेकर कई बार आत्ममुग्ध हो जाते हैं और कई बार इतने परेशान भी हो जाते हैं कि उनके समाधान नहीं दिखते। तो पीके को लाना है तो कुछ इस अंदाज में लाना होगा। चुनौती आसान नहीं है, निश्चित तौर पर लड़ाई लंबी है, क्योंकि पीके का एक्सेप्टेंस कितना होगा, कांग्रेस के दिग्गज नेता उन्हें कितनी महत्व और तवज्जो देंगे, और मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी जैसे जो सीनियर लीडर हैं, इनको लेकर राहुल गांधी का नज़रिया क्या होगा, जिसको लेकर अक्सर बात उठती है कि वो इसको लेकर कुछ द्वंद्व में भी नज़र आते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत स्पष्ट करके कांग्रेस को आगे बढ़ना होगा। बहुत शुक्रिया मिथुन जी, बहुत शुक्रिया आशीष जी, बहुत धन्यवाद जय जी। और आंखें देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, सीएम सिंधिया और सियासत।